कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर कंप्लीट कंसेप्ट बताने वाला हूं। इसको ध्यान से देखिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये एनसीईआरटी बुक क्लास 11th से लिया गया है। आप इसको ध्यान से देखिए। और इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सीडो फोर्स, लॉ ऑफ फ्रिक्शन बता चुके हैं। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। देखिए, आपके पास 3 सिचुएशन है। पहला सिचुएशन क्या है कि बॉल को छोड़ा जा रहा है, फ्रिक्शन लेस है यानी घर्षण नहीं है इसमें, तो वे जितना हाइट पे यहाँ पे चढ़ा है उतना ही हाइट पे यहाँ चढ़ा है। सेकंड कंडीशन में क्या है कि इसके स्लोप को कम कर दिया गया है। स्लोप को इसमें कम कर दिया गया है, इसमें स्लोप कम कर दिया गया है। तो स्लोप जब कम कर दिया गया है तब क्या कंडीशंस है, तो यहाँ पे देखिए ये जो सेकेंड कंडीशंस है, स्लोप को कम कर दिया गया है। तो स्लोप को कम कर दिया गया है तो फिर भी बॉल उतना ही हाइट पे चढ़ेगा लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा। थर्ड में क्या है कि इसके स्लोप को जीरो कर दिया गया है। तो जब बॉल यहाँ से रिलीज किया गया और ये फ्रिक्शन लेस है तो बॉल कहाँ तक जाएगा, ये बॉल चलता ही रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। तो पहला केस में क्या है, ये ऑसिलेट करेगा, बॉल इधर जाएगा इधर आएगा अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बार बार, क्योंकि जितना एनर्जी यहाँ पे है उतना ही एनर्जी इसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, फिर जाके पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, फिर रिलीज होता है। तो ये काम चलते रहेगा। इसमें भी सेम कंडीशंस है। इसमें क्या है, एक बार काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ इसको और जब कोई इसमें लॉस नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, तो ये भी चलता रहेगा। तो ये जो बताया गया था, गैलीलियो ने बताया था, तो इसी के बेस पर न्यूटन ने 3 गति का नियम दिए। न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए। ये जो है उसी का एक्सप्लेनेशन है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जो हम बताए वही चीज़ लिखा हुआ है इसमें और कुछ भी नहीं है। तो फिर इसको आप देख सकते हैं, इसको आप इसको नोट भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हम आज समझाने के उद्देश्य से ही बना रहे हैं मेन कंसेप्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी जैसे 3 एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताएं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन को बनाए रखेगा, अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर की कोई बाहरी बल काम नहीं करे। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ में क्या होता है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि वो अपने इनिशियल स्टेट को बनाए रखना चाहता है। इसमें मेन क्या है, फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो होता है जीरो होता है। ये मेन पॉइंट है। फर्स्ट लॉ में एक्सेलरेशन जीरो होता है। रेस्ट में रहेगा फिर भी एक्सेलरेशन जीरो, और यूनिफॉर्म मोशन करेगा फिर भी एक्सेलरेशन जीरो। तो ये बात मेन चीज निकल के सामने आया। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका कुछ जो है एग्जाम्पल्स है कि इसका कुछ एग्जाम्पल्स है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए, फर्स्ट लॉ का है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स है फर्स्ट लॉ का। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, अब देखिए इसको ध्यान से। ये फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल्स है। क्या है कि ये पर्सन स्टैंडिंग इन ये बस टेंस टू फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट सडनली। कह रहा है कि जब कोई बस है
और ये चलना शुरू किया, तो इस पर जो बैठा हुआ आदमी है, ये क्या होता है, अचानक जब चलता है तो पीछे की ओर मुड़ जाता, पीछे की ओर मतलब झुक जाता है। इसका कारण क्या है? ये भी कारण है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस का या लॉ ऑफ इनर्शिया का, कि जब बस चलना शुरू करती है तो उसका पैर जो होता है बस के फर्श पे कांटेक्ट रहता है, फर्श से टच रहता है, जिसके कारण वो तो मोशन में आ जाता है, लेकिन रेस्ट बॉडी जो है रेस्ट में रहना चाहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसी कारण से बस तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन जो है जैसे अचानक चलता है तो उसका शरीर जो है पीछे की ओर झुक जाता है। ये बात समझ में आया होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया का है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और दूसरा क्या है? दूसरा है एग्जाम्पल्स, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है फ्रूट फॉल डाउन ड्यू टू inertia of a rest when the branches of a tree are shaken। जब कोई फल तोड़ा जाता है, जैसे कोई जामुन तोड़ा जाता है, मान लीजिए जामुन, जामुन की डाली को हिलाते हैं तो जामुन गिरता है। इसका कारण क्या है कि जामुन का डाली जो होता है, ब्रांच, ये तो मोशन में आ जाता है हिलाने पर, लेकिन फल जो रेस्ट में रहता है, और रेस्ट में रहने के कारण वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जिसके कारण फोर्स लगता है फल पर और वो टूट के गिर जाता है। तो ये कारण है। अच्छा, फिर डस्ट भी है इस तरह से, कारपेट में डस्ट जो है लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण गिर जाता है, क्योंकि वो रेस्ट में रहना चाहता है और कपड़ा मूव हो जाता है तो नीचे गिर जाता है। तो ये सब है इसका रीजन। अब देखिए, तो ये जो है काइनेटिक इनर्शिया है। काइनेटिक इनर्शिया क्या है? अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, और वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। तो जिस तरह से यहाँ पे जो है ये पर्सन, सेकंड नंबर देखिए, ये पर्सन इज रनिंग फॉर फॉरवर्ड ये बस व्हेन द बस सडनली स्टॉप सडनली। जब बस जो है अचानक रुकती है तो आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि शरीर रेस्ट गति में रहता है, उस मोशन में रहता है तो मोशन में ही रहना चाहता है, लेकिन पैर स्टॉप हो जाता है उसके फर्श के कांटेक्ट के कारण। तो ये जो है बस अचानक रुकती है तो पैर जो है, इंसान का पैर फर्श से रहता है तो फर्श रेस्ट में आता है, तो पैर रेस्ट में जाता है, रेस्ट बॉडी मोशन में रहना चाहता है, जिसके कारण आगे झुक जाता है। तो ये क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया है। अच्छा, एक क्या है, जब कोई लॉन्ग जंप करता है, कोई पर्सन जब लॉन्ग जंप करता है तो यहाँ से रनिंग करता है, पीछे से रनिंग करते हुए लॉन्ग जंप करता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो एक मोशन लेता है और उस मोशन के इनर्शिया के कारण वो अपने टारगेट को पूरा कर लेता है, यानी इस जंप को पूरा करता है। तो ये बात समझ में आया होगा। फिर देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी, FBD। FBD न्यूमेरिकल्स जब बनाएंगे तो FBD लिखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, कि इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है। ये बुक रखा हुआ है टेबल के ऊपर, तो कौन फोर्स लग रहा है इसमें? एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, अपवर्ड नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और नीचे की ओर इसका वेट लग रहा है, mg। और दोनों फोर्स कैंसिल आउट है, इसलिए रेस्ट में है, इस पर नेट फोर्स 0 है। अब फोर्स ऑन कार में कौन कौन सा फोर्स लगेगा? तो देखिए, कार में जो है सारा चीज एग्जांपल्स है ये सब। देखिए, व्हेन कार इज स्टेशनरी देयर इज नो नेट फोर्स। जब कार खड़ी रहेगी तो उस पर कोई नेट फोर्स नहीं। ड्यूरिंग पिकअप इट एक्सलेटेड it the frictional force that accelerated the car as whole। तो जब कार एक्सलरेट करेगा
तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट एक्सलेरेटेड द कार एज होल। तो जब कार जब एक्सलेटेड करेगा तो उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, उसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पे लगेगा व्हेन द कार मूव्स द कांस्टेंट वेलोसिटी देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। जब कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील अपोज द स्पिनिंग, सो फ्रिक्शन मस्ट क्या लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो जैसे कार का पहिया जो है, ये कार का पहिया है, ये इसका टेंडेंसी किधर है फिसलने का। देखिए ये कार की पहिया ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ये पहिया ऐसे घूमती है कार का, तो इसका फिसलने की टेंडेंसी किधर है, पीछे। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की ओर। फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर लगेगा कार के पहिया में। ये बात समझ में आया। वही चीज़ लिखा हुआ इस पॉइंट में देखिए, द फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील अपोज द स्पिनिंग, सो फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी पॉइंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वही चीज़ लिखा हुआ है, समझ में आया। अब देखिए मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में आप लोग जानते हैं। देखिए a much greater force is need to push the truck than the car, bring them the same speed in the same time। ये समझ में आ गया। अब देखिए ग्रेटर ओपोजिंग फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप हैवी बॉडी। हैवी बॉडी जो रहेगा उसको स्टॉप करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। जैसे एक जो है, मान लीजिए कार ही है और एक ट्रक है, तो इसको रोकने के लिए कम फोर्स चाहिए, इसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो हैवी बॉडी में ज़्यादा चाहिए। जबकि दोनों सेम स्पीड में चल रहा है, तो इसका एक क्या हो रहा है कि हैवी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होगा, इसलिए उसमें ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो हम इसमें बताने का उद्देश्य ये है कि फोर्स जो है, फोर्स जो है प्रोपोर्शनल है मोमेंटम का। जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए। आगे देखिए कि इफ टू स्टोन्स ऑन लाइट and the other heavy are dropped from the top of building, a person on the ground will find it easier to catch the light stone and then heavier stone। यहाँ भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाया गया है कि दो स्टोन को छत छत से गिराया जा रहा है, एक छोटा स्टोन एक बड़ा स्टोन, लेकिन छोटा स्टोन को लोग कैच ले सकता है लेकिन बड़ा स्टोन को नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। जब मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा चाहिए, और आदमी तो इतना बड़ा फोर्स लगा नहीं पाएगा, तो इसलिए ये कारण है। ये बात समझ में आ रहा है। मेन वही समझाना चाहते हैं कि फोर्स जो है चेंज ऑफ मोमेंटम का प्रोपोर्शनल है, बस। अब रीजन देखिए, यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है। क्या रीजन लिखा हुआ है? इन दिस केस चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर फॉर ए बॉडी, इन केस द चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर फॉर ए हैवी बॉडी। जितना ज़्यादा बॉडी हैवी रहेगा उसको मोमेंटम चेंज करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम फॉर ए गिवन टाइम। तो एक्सटर्नल फोर्स जो होता है इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम फॉर द गिवन टाइम। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो दोनों पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। इन दिस केस चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर फॉर ए हैवी बॉडी। जितना ज़्यादा हैवी बॉडी रहेगा उसको चेंज करने के लिए उसको मोमेंटम ज़्यादा होगा, और उसमें फोर्स भी ज़्यादा लगेगा उसके मोमेंटम को चेंज करने के लिए, फोर्स ज़्यादा लगेगा। जितना हैवी बॉडी रहेगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उसमें फोर्स ज़्यादा चाहिए। बस यही कंसेप्ट है। देखिए अब उतना फोर्स लगा नहीं पाता है उसके मोमेंटम को काउंटर करने के लिए, इसलिए शरीर में घुस जाता है। दूसरा एग्जाम्पल्स दिया है कि
द सेम बुलेट फायर विद द मॉडरेट स्पीड विल नॉट कॉज मच डैमेज। अगर स्पीड गोली का स्पीड कम रहेगा, अगर गोली का स्पीड कम रहेगा तो हमारे शरीर को ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा। ये बात समझ में आया। रीजन वही है, सब मिला के वही समझाना चाहता है कि वेलोसिटी इज हायर फॉर बुलेट फ्रॉम गन, द चेंज इन मोमेंटम इज हाई। तो वही बात है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि बुलेट का स्पीड ज़्यादा है इसलिए मोमेंटम ज़्यादा है, मोमेंटम ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा चाहिए उसको रोकने के लिए। यही समझाना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं। सिचुएशन 3 है। सिचुएशन 3 क्या है कि क्रिकेट क्रिकेट जो है, जब बॉल आता है, क्रिकेट बॉल जब आता है, कैच लेता है बॉलर, ये फील्डर जो है कैच लेता है इसको और बहुत स्पीड से आता है, लेकिन ये क्या करता है यहाँ पे, क्रिकेटर कैच ए बॉल मूविंग विथ ग्रेट स्पीड फॉर मोर इजी देन नोवेस हु कैन हर्ट हिज हैंड इन द एक्ट। तो वो क्या करता है, हाथ को पीछे खींच लेता है, कैचिंग लेते समय हाथ को जो है पीछे खींच लेता है, थोड़ा सा पीछे ले आता है ऐसे करके। तो पीछे लाता है, इससे क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है, और टाइम बढ़ जाता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाता है, इससे फोर्स कम लगता है। ये बात समझ में आया। देखिए वही रीजन तो यहाँ लिखा हुआ है, वही रीजन यहाँ पे है। ये एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स डिपेंड ऑन द टाइम इन विच द मोमेंटम चेंजिंग ब्रॉट अबाउट। तो जो है एक्सटर्नल फोर्स जो है टाइम पीरियड पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये फोर्स होता है, फोर्स जो होता है डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी, टी बढ़ेगा तो एफ डिक्रीज करेगा। यही कारण है। सिचुएशन 4 देखिए, जब कोई स्टोन को जब कोई स्टोन को जब कोई स्टोन को रस्सी में बांध के घुमाते हैं तो उसको जितना स्पीड देना चाहते हैं उस स्टोन को, तो हमको ज़्यादा हैंड में फोर्स लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे देखिए कि इसका वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, इसके वेलोसिटी को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं, पूरा स्पीड से घुमाना चाहते हैं, तो हमको हैंड में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी इसका स्पीड बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम बढ़ाने के लिए फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर मिला जुला के वही बात आता है, हर जगह वही समझाना चाहता है कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो वही समझाना चाहता है। ये बात समझ में आया। देखिए वही है, एक्सटर्नल फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। तो यही है, एक्सटर्नल फोर्स जितना ज़्यादा उसमें लगाएगा उतना ज़्यादा उसमें मोमेंटम चेंज होगा। ये बात है। अब देखिए न्यूटन्स, ये इसी से न्यूटन सेकेंड लॉ को डिस्क्रिप्शन करते हैं, हम लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं। देखिए कि ये देखिए यहाँ पे जो है ये है, फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चूँकि ये डेल पी है और डेल टी है, स्मॉल टाइम पीरियड के लिए है, बहुत स्मॉल टाइम पीरियड के लिए है, तो इसको डिफरेंशिएट के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। और प्रोपोर्शनल को हटा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो एफ इक्वल टू क्या बन गया, के डी डी पी बाई डी टी, ये बन गया। अब यहाँ पे जो है डी पी को लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि पी जो होता है, हम लोग लिख सकते हैं पी जो होता है, क्या होता है, पी इक्वल टू होता है एम भी, यही होता है मोमेंटम। तो एम कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, तो मास को बाहर ले आया यहाँ पे, और डी वी बाई डी टी वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये निकल गया फाइनली एफ इक्वल टू के एम ए।
ये निकल गया। तो अब देखिए द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड सच एज दैट के इक्वल टू 1। तो एसआई यूनिट के लिए जो होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 1 केजी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगे तो उसमें 1 न्यूटन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सटेंशन उत्पन्न होगा। तो एसआई यूनिट का डेफिनेशन से हम लोग के इक्वल टू 1 लेते हैं, के इक्वल टू 1, तो एफ इक्वल टू जो है क्या आ गया, एम ई। ये आ गया इसका सेकेंड लॉ का जो है डेफिनेशन से फोर्स का डेफिनेशन निकला, और ये आ गया एफ इक्वल टू एम ई। फर्स्ट लॉ में क्या था, फर्स्ट लॉ में था ए इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना है। सेकेंड लॉ में एक्सलेशन 0 नहीं होता है, फर्स्ट लॉ में एक्सलेशन 0 होता है। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ सिंगल पार्टिकल एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये लॉ जो है लागू कहाँ होगा, सेकेंड लॉ, तो सिंगल पार्टिकल पे भी लागू होता है और सिस्टम पे भी लागू होता है। सिंगल पार्टिकल्स मतलब क्या हुआ, सिंगल पार्टिकल्स मतलब हो गया कोई, जैसे किसी पर हम ले लेते हैं, जैसे कोई है कार है तो कार पर भी लागू होगा। और सेकेंड लॉ सिस्टम ऑफ, जैसे है बहुत सारे उसमें सिस्टम्स है, मान लीजिए पुली है, ये रस्सी है, स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी टंगा हुआ है, तो इसमें जो टेंशन होगा, इसमें जो एक्सलेशन होगा, ये सिस्टम हो गया और इस सिस्टम पे भी लागू है। यानी एक सिंगल पार्टिकल पे भी लागू है और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे भी ये एप्लीकेबल है। तो 1 न्यूटन जो है 1 केजी पर मीटर, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 1 न्यूटन का जो है मतलब 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच कॉज एक्सेलेरेशन इन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू मास ऑफ 1 केजी। 1 न्यूटन फोर्स का ये डेफिनेशन है जो अभी बताए कि 1 केजी का कोई वस्तु है 1 केजी का, और 1 न्यूटन का इसमें अगर फोर्स जो है इसमें अगर एक्सलेशन उत्पन्न करना है हमको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन उत्पन्न करना है तो 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये समझ में आया। तो न्यूटन जो है सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए, और फर्स्ट लॉ से देखिए यहाँ पे यही बात यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कंसेप्ट है फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ का। फर्स्ट लॉ में एफ इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ में एफ जीरो ए जीरो, ये बता चुके हैं। चलिए ये बात समझ में आया। इसका एप्लीकेशन होगा, इसका पूरा एप्लीकेशन होगा न्यूमेरिकल्स बनाने में, इसका अंकित प्रश्न बनाने में। अब देखिए यहाँ पे जो है इसका कंपोनेंट, न्यूटन सेकेंड लॉ इन वेक्टर कंपोनेंट। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन वेक्टर कंपोनेंट इक्विवेलेंट टू 3 इक्वेशन वन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। जिससे 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस है, तो तीनों एक्सिस में अलग अलग फोर्स, अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसका 3 कंपोनेंट हो रहा है, तो एक्स एक्सिस में हम लोग एक कंपोनेंट ले सकते हैं, वाई एक्सिस में लिख सकते हैं, इसे एक्स वाई जेड एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस ये हो गया आपका, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। अगर कोई फोर्स लग रहा है इस तरह से कि तीनों एक्सिस में उसका कंपोनेंट हो रहा है, तो तीनों एक्सिस के लिए ये यूज होगा, इस तरह का यूज होगा। ये समझ में आया। तो फिर हम लोग एक सवाल देख लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। क्या सवाल है, एक प्रॉब्लम देख लीजिए। ये बुलेट ऑफ मास 0.4 kg मूविंग विथ स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड इंटर ये हैवी वुडन ब्लॉक, स्टॉप आफ्टर डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो इसमें जो है क्या है कि कोई ब्लॉक है और ये जो है इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है 0.4 kg,
और इसका स्पीड दिया हुआ 90 मीटर पर सेकेंड और 60 सेंटीमीटर ये अंदर घुस जाता है, तो इसमें रेजिस्टिव फोर्स कितना लगेगा? तो रेजिस्टिव फोर्स इसमें कितना लगेगा? तो इसका पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। जब बुलेट जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड, जब वो स्टॉप हो जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, और हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2as का फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला लगा करके हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2as, एस की जगह यहाँ x है, x डिस्टेंस, इस तरह से एक्सेलरेशन निकाल दिया गया, और एक्सेलरेशन निकाल करके फोर्स का फॉर्मूला लगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, तो इतना फोर्स लगेगा, रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखिए इम्पल्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स और टाइम का मल्टीप्लाई को इम्पल्स बोला जाता है। ये फोर्स और टाइम को इम्पल्स बोला जाता है। यहाँ पे देखिए ये नोट करने का चीज़ है, इसको नोट कर सकते हैं कि फोर्स जो है तो टाइम ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको इम्पल्स कहेंगे, आवेग, चेंज इन मोमेंटम, और इसके बराबर किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो ये हो गया। तो जो है इसमें जो मोमेंट इम्पल्स जो है, इम्पल्स का क्या इसका देखिए, इसमें कंसेप्ट है कि लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। और दूसरा कंसेप्ट क्या है? एग्जाम्पल आर फोर्स व्हेन बॉल हिट ऑन वॉल, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए बैट। तो जैसे हम लोग बैट से मारते हैं गेंद को, तो उसमें क्या लगता है? इम्पल्स लगता है, क्योंकि बैट से बॉल में मारते हैं और उसमें एक टाइम पीरियड रहता है। तो उस टाइम पीरियड में जो उसमें फोर्स लगाए और जो वो टाइम हुआ, दोनों को मल्टीप्लिकेशन जो हुआ वो क्या हो गया? इम्पल्स लगा उसमें। तो जितना ज़्यादा कम टाइम होगा उतना ज़्यादा लार्ज फोर्स लगेगा उसमें, लार्ज फोर्स लगेगा उसमें। ये कंसेप्ट है। यहाँ पे जो है एक सवाल भी दिया हुआ है कि बैट्समैन हिट्स बैक बॉल। ये बैट्समैन जो है हिट बैक ए बॉल स्ट्रेट इन डायरेक्शन ऑफ द बॉलर, यानी बॉलर जो है सेम डायरेक्शन में मारा, यानी स्ट्रेट मारा, और 12 मीटर पर सेकेंड, और मास कितना दिया है गेंद का? 0.5 kg। तो इम्पल्स कितना लगेगा? इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, बॉल पे कितना इम्पल्स लगेगा? तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स। तो इसका चेंज इन मोमेंटम निकाल देंगे। पहला मोमेंटम इनिशियल कितना होगा? मास इंटू वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन में मारा है, मतलब जिधर से आया उसी दिशा में उसको मारा है, स्ट्रेट मारा है। तो डायरेक्शन जब इधर, बॉल इधर से आया, गेंद इधर से आया, और बैट से जब मारा इसको तो गेंद इधर चला गया, तो डायरेक्शन उल्टा हो गया, मतलब नेगेटिव हो जाएगा साइन, और साइन नेगेटिव होगा तो चेंज मोमेंटम जो होगा फाइनल जो है मतलब इसमें फाइनल माइनस इनिशियल किए तो 3.6 न्यूटन सेकेंड। ये हो गया इम्पल्स, ये इम्पल्स हो गया। समझ में आया? अब देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ तो है, देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन, जो भी एक्शन होगा उसका एक अपोजिट रिएक्शन होगा। अब फोर्स जो होगा क्या होगा? पेयर में होगा। फोर्स जो होगा पेयर में होगा, और फोर्स ऑन बॉडी ए एंड बी इज इक्वल, और दोनों फोर्स इक्वल मतलब इक्वल होगा। और एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स अकर साइमल्टेनियसली, वो एक साथ होता है दोनों घटना, और फिर अलग अलग बॉडी पे लगता है। एक्शन अलग बॉडी पे, रिएक्शन अलग बॉडी पे। तो ये बात समझ में आया, दोनों फोर्स इक्वल होगा। यहाँ पे जो है
मनुष्य जब ज़मीन पर चलता है इंसान, तो हम लोग ज़मीन पे फोर्स लगाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ के चलते ही हम लोग ज़मीन पर चल पाते हैं। चिड़िया जो उड़ती है, चिड़िया जो फ्लाई करती है हवा में, वो भी न्यूटन्स थर्ड लॉ से, वो भी फोर्स लगाता है हवा में, हवा उस पर फोर्स लगाता है, आगे चिड़िया उड़ जाती है। सब चीज़ ऐसे है। एरोप्लेन भी सेम चीज़ है। एरोप्लेन भी जब फ्लाइट करता है तो वही जो है, एरोप्लेन जब जो है एरोप्लेन जब ये जो है मतलब फ्लाइट करता है एरोप्लेन, तो इसका जो यहाँ इंजन रहता है, ये भी जो है फोर्स मारता है पीछे हवा में, और वो हवा जो है प्लेन पे फोर्स मारता है और प्लेन आगे निकल जाता है। तो यहाँ भी न्यूटन्स थर्ड लॉ है। तो ये बात समझ में आया होगा। बुलेट फायरिंग करते हैं तो उसमें भी न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है। तो ये सब है न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब बताते हैं कि देखिए कि यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज है कि कोई गेंद आता है दीवार में, फिर सेम डायरेक्शन में, मतलब जिधर से आया फिर उसी दिशा में मुड़ जाता है। तो जो है इसका क्या क्या मोमेंटम होगा, इसका जो मोमेंटम होगा देखिए, एक्स डायरेक्शन में एम यू होगा। मान लीजिए इधर से आया, दीवार में टकराया गेंद, तो एम यू हुआ, और इधर मुड़ गया उल्टा डायरेक्शन में, तो माइनस एम यू हो गया। और एक्स और वाई कंपोनेंट में तो कोई मोमेंटम नहीं है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, माइनस चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये -2mu, दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि इधर से गया mu माइनस, और माइनस होगा, उसकी डायरेक्शन उल्टा है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो -mu और -mu 2mu हो गया। y कंपोनेंट में 0 होगा, ये फर्स्ट केस का है। और अगर कोई वो एंगल से आके टकराता है, किसी एंगल से, जो पहला केस जो था, एंगल से आके टकराता है, नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसका अलग अलग कंपोनेंट हो जाएगा। अलग अलग कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट, फिर -y कंपोनेंट। तो इसका जो कंपोनेंट होगा, इनिशियल जब आएगा तो इसका दो कंपोनेंट होगा। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा u cos 30, u cos थीटा, और ये हो जाएगा इधर u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इधर की वर्टिकल में कितना हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट में। आज जब फिर ये टकराने के बाद वापस लौटेगा तो उसका भी दो कंपोनेंट होगा। तो ये जो दो कंपोनेंट होगा, तो यहाँ पे देखिए px mu cos 30, ये हो जाएगा y कंपोनेंट, x कंपोनेंट हो, ये x कंपोनेंट हुआ, x कंपोनेंट हो गया, ये y कंपोनेंट हो गया। और जब रिटर्न हुआ तो ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट हुआ। तो ये जब ये, अब इसको हम लोग नेट निकालेंगे, x कंपोनेंट में कितना इम्पल्स लगा, तो -2mu, दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि इधर से आया और इधर लौट गया, डायरेक्शन सिर्फ उल्टा है, तो डबल माइनस -mu cos 30 हो गया। और y कंपोनेंट में क्या होगा कि y कंपोनेंट में जो होगा दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, y कंपोनेंट में दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए y कंपोनेंट है, इसको इसमें माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और तो इस तरह का अगर रहता है कि अब जो है ये है, अब यहाँ पे कुछ सिचुएशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी बॉडी जो है, कोई भी मास है, सस्पेंडेड है, टंगा हुआ है, तो इस पर एक मास लगेगा mg, वेट के कारण, उसके द्रव्यमान के कारण ये mg लगेगा। तो एक जो है कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ, ये पहला कंसेप्ट है।
ये करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कोई बॉडी टंगा हुआ है तो एक्सपीरियंस करेगा ही, या कोई बॉडी है अर्थ पे तो mg अपना वेट तो करेगा एक्सपीरियंस। दूसरा है कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है कि देखिए कोई भी रखा हुआ है बॉडी यहाँ पे, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये कि न्यूटन्स थर्ड लॉ से कोई बॉडी रखा हुआ है टेबल के ऊपर तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, और अगर इसमें फोर्स अप्लाई किया जाए तो मैं इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। इस तरह का सिचुएशन होगा। एक अगर इसमें फोर्स लगाएंगे तो उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, दूसरा वेट लगेगा इसका। ये बात समझ में आया। स्प्रिंग पर जो है, स्प्रिंग अगर कोई है, स्प्रिंग कोई है, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो उसमें उसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगेगा। स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे तो भी एक फोर्स लगेगा सेंट्रल की ओर, इसका सेंटर की ओर। कंप्रेस करेंगे फिर भी एक फोर्स लगेगा। तो वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा उसका प्रोपोर्शनल होगा, यानी F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है इसलिए माइनस लगता है। स्प्रिंग खींचेंगे, मान लीजिए इधर खींच रहे हैं तो फोर्स किधर लगेगा, इधर भीतर की ओर। कंप्रेस करेंगे तो फोर्स लगेगा बाहर की ओर। इसलिए जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये F है, F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फोर्स लगेगा स्प्रिंग के लिए। ये सब न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है अभी। अब देखिए टेंशन जो है, इस तरह का सिचुएशन रहेगा, न्यूमेरिकल्स आता है परीक्षा में इस तरह का कि अगर एक कनेक्टेड बॉडी है, सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा। क्या क्या फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम FBD, एक एक बॉडी पर देखेंगे क्या क्या फोर्स लगेगा। तो इसमें mg वेट के कारण mg लगेगा, इसका एक एक्सेलरेशन होगा, अगर मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन होगा और टेंशन होगा। इस बॉडी पे क्या लगेगा, टेंशन होगा, यहाँ एक्सेलरेशन होगा। तो ये देखिए ये हो गया आपका इस तरह का सिचुएशन। फ्रिक्शनलेस टेबल है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ फ्रिक्शनलेस टेबल है। तो इसमें अगर हम लोग निकालेंगे इक्वेशन तो लटका हुआ बॉडी पे कितना कितना फोर्स लगेगा, ये देखिए mg माइनस टी इक्वल टू m1, ये वही किया है, mg माइनस टी माइनस m1, ये होगा नेट फोर्स उस पर लगेगा, न्यूटन सेकंड लॉ। इसी तरह से उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा ऊपर वाले बॉडी पे, इस पर तो लगेगा टी इक्वल टू एम ए लगेगा, तो वही किया है, टी इक्वल टू एम ए किया है। और दोनों को एडिंग करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन निकाला गया है, एक्सेलरेशन निकाला गया है, टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, टी निकाला गया है, देखिए टी निकाला गया है। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल्स आएगा, हम न्यूमेरिकल से बताएंगे। पुली का केस में इस तरह से क्या फ्री बॉडी डायग्राम होगा, देखिए FBD फ्री बॉडी डायग्राम। इस पर क्या फोर्स लगेगा, वेट लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा, टेंशन लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन। इसमें वेट लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा, टेंशन लगेगा अगर ये ऐसे मूव कर रहा है इस साइड, ये डाउन जा रहा है, ये अप जा रहा है, तो इस तरह का लगेगा। इसमें भी इक्वेशन निकालेंगे हम लोग तो ये इक्वेशन प्राप्त होगा। देखिए ये इक्वेशन प्राप्त होगा। ये इस तरह सवाल सॉल्व करने में बहुत ही ये इक्वेशन निकाल सकते हैं इस तरह से, mg माइनस टी इक्वल टू m, यानी फ्री बॉडी डायग्राम मतलब उस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में है, नेट फोर्स निकालना, बस नेट फोर्स कैलकुलेट करना है हम लोग। ये निकल गया, ये टेंशन निकल गया, एक्सप्रेशन निकल गया। तो ये था जो है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। कंसेप्ट क्लियर हो गया आज का, और इस पर सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, इस पर सवाल न्यूमेरिकल लेके आएंगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए।